20 जून 2001। ये एक आम सुबह थी। एंड्रिया सुबह जागती है, पति रसल को उठाती है। बच्चे सो ही रहे होते हैं कि एंड्रिया सुबह का नाश्ता तैयार करती है। एक एक कर एंड्रिया और रसल के 5 बच्चे उठते हैं और सब लोग साथ में नाश्ता करते हैं। 9 बजे रसल घर से अपने ऑफिस के लिए निकलता है और करीब 1 घंटे के बाद एंड्रिया उसे फोन करती है। फोन पर एंड्रिया कहती है कि तुम तुरंत घर चले आओ। रसल पूछता है कि क्या हुआ, क्या सब कुछ ठीक है, क्या किसी को चोट लगी है। एंड्रिया कुछ देर रुकती है, चुप रहती है और फिर कहती है कि हाँ, बच्चों को, सभी बच्चों की मौत हो गई है। अपने 5 बच्चों को मौत की नींद सुलाने वाली एंड्रिया येट्स के पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार आज तक सब लोग कहते हैं कि वो एक बहुत ही अच्छी और प्यारी माँ थी। अपने बच्चों से बेहद प्यार करती थी, उनकी हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखती थी। यहाँ तक कि एंड्रिया का पति रसल भी आज तक कहता है कि उसने अपने बच्चों से बहुत प्यार किया था, अपने बच्चों से बेहद लगाव था। किसी भी बच्चे के लिए उसके मन में कभी कोई भी हीन भावना नहीं थी। तो जिस औरत के बारे में सब लोग सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें कर रहे थे, उसे अच्छा बता रहे थे, उसे एक बेहतरीन माँ कह रहे थे, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक दिन पहले ही उसने अपने इन्हीं बच्चों को मौत की नींद सुला दिया। 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि सभी 5 के 5 बच्चों को। इस केस को समझने के लिए आपको पहले एंड्रिया को जानना होगा, उसे समझना होगा, उसकी कहानी सुननी होगी। शायद उसके बाद एक सही राय आप भी बना पाए। तो एंड्रिया पिया येट्स की कहानी शुरू होती है 1964 से। 3 जुलाई 1964 को टेक्सास के ह्यूस्टन में एंड्रिया का जन्म हुआ था। वो 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। बचपन से ही एंड्रिया पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छी थी और थोड़ी सी शर्मीली भी थी। करियर को लेकर काफी सीरियस थी, तो कभी किसी को सीरियसली डेट भी नहीं किया था। एंड्रिया का पहला सीरियस रिलेशनशिप तब शुरू हुआ जब वो 23 साल की थी, लेकिन अफसोस कुछ ही महीनों में उसका ब्रेकअप हो गया। इस ब्रेकअप के बाद एंड्रिया इतनी परेशान हो गई थी कि उसके अंदर डिप्रेशन के सिम्टम्स आने लगे थे। वो चुपचाप रहने लगी थी और किसी से ज्यादा बातें नहीं करती थी। हालांकि ये फेज जल्दी ही खत्म हो गया और एंड्रिया कुछ टाइम बाद नॉर्मल हो गई, वापस से हंसने खेलने लगी। इसके बाद एंड्रिया एक हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी करने लगी। जॉब के ही दौरान उसकी मुलाकात रसल येट्स से हुई। रसल येट्स फुटबॉल खेलने वाला काफी एक्टिव लड़का था। इसके साथ ही वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल, धार्मिक भी था। उसे अपने धर्म पर बहुत गर्व था और वो अक्सर चर्च भी जाया करता था, पादरियों से मिला करता था, उनके टच में रहता था। तो मुलाकात के ही कुछ टाइम के अंदर एंड्रिया और रसल दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और साल 1993 में दोनों ने शादी कर ली। एंड्रिया के दोस्त मानते हैं कि रसल यूं तो एक अच्छा लड़का था, लेकिन उसकी कुछ एक आदतें काफी ज्यादा खराब थी। जैसे वो बहुत कंट्रोलिंग नेचर का था, उसे छोटी छोटी चीजों में नुस्ख निकालने की आदत थी और वो बहुत डिमांडिंग भी था। अक्सर एंड्रिया से जुड़े उसकी जिंदगी के फैसले भी वही लिया करता था और एंड्रिया को घर के मामले में ज्यादा बोलने नहीं देता था। साथ ही वो एंड्रिया को भी अपनी ही तरह बहुत ज्यादा धार्मिक बनाने की कोशिश कर रहा था। एंड्रिया को अपने पति से प्यार था, तो इस कारण उसे इन सब बातों ने कभी ज्यादा परेशान नहीं किया। दोनों की जिंदगी हंसते खेलते गुजर रही थी। शादी को 6 महीने बीते होंगे कि एंड्रिया प्रेग्नेंट हो गई। बच्चे के लिए शायद दोनों ही तैयार थे, तो डिलीवरी के कुछ टाइम पहले तक एंड्रिया भी अपनी नर्सिंग की जॉब करती ही रही। दोनों ने बच्चा रखना तय कर लिया था। 1994 में एंड्रिया और रसल का पहला बच्चा हुआ। नाम रखा गया नोआ। इस बच्चे के आने के बाद दोनों बेहद खुश थे। एंड्रिया भी नौकरी छोड़कर हाउसवाइफ बन गई। वो नोआ का ध्यान रखती, उसके साथ खेलती और घर का भी ध्यान रख पाती। एंड्रिया खुश थी और स्ट्रॉन्ग थी। 1994 में नोआ का जन्म हुआ और इसके
2 साल के अंदर अंदर एंड्रिया ने 2 और बच्चों को जन्म दे दिया, जॉन और पॉल। हालांकि पॉल के जन्म से पहले भी एंड्रिया प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन उसका मिसकैरेज हो गया था। अब याद हो तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि रसल कैसे काफी ज्यादा धार्मिक था, तो उसने कभी एंड्रिया को बर्थ कंट्रोल यूज करने नहीं दिया। उसका मानना था कि भगवान हमें जितने बच्चे देगा हम उसे आशीर्वाद समझकर कबूल करते रहेंगे। कुछ लोग बताते हैं कि रसल कम से कम 6 बच्चे तो चाहता ही था। तो 3 साल के अंदर 3 बच्चे पैदा करना एक औरत की दिमागी और शारीरिक हालत के लिए बहुत ठीक नहीं थे। एंड्रिया भी सब कुछ अकेले ही देखती थी, क्योंकि रसल अक्सर काम पर बाहर रहा करता था और नासा में बतौर इंजीनियर होने के बावजूद भी उसने एंड्रिया की मदद के लिए घर में कभी किसी नौकर या मेड को भी नहीं लगने दिया। जाहिर तौर पर हर चीज का प्रेशर एंड्रिया पर था, लेकिन तब तक भी सब कुछ ठीक था। एंड्रिया सब कुछ मैनेज कर पा रही थी। 1999 में एंड्रिया ने चौथे बेटे लूक को जन्म दिया। इतने छोटे 4 बच्चों के साथ एंड्रिया अब 24 घंटे काम कर रही थी। वो हर 3 घंटे में किसी एक बच्चे को दूध पिला रही थी, घर के काम देख रही थी और मुश्किल से 3 से 4 घंटे की नींद ही ले पा रही थी। एंड्रिया हर प्रेगनेंसी के साथ और ज्यादा दिक्कतें झेल रही थी, लेकिन उसे सब कुछ नॉर्मल ही लगता था। लेकिन इस बार यानी लूक के जन्म के बाद एंड्रिया की दिक्कतें बढ़ने लगी, न सिर्फ फिजिकल बल्कि मेंटल। एंड्रिया को एक बार डिप्रेशन ने घेरने की कोशिश की थी, लेकिन उस बार वो उससे निकल आई थी। लेकिन इस बार एंड्रिया के साथ कुछ और अलग और बहुत भयानक हो रहा था, और वो जानती भी नहीं थी कि ये एक खतरनाक और खौफनाक चीज की महज शुरुआत थी। तारीख थी 16 जून 1999। रसल घर आया तो एंड्रिया कांप रही थी। उसके मुंह से शब्द तक नहीं निकल रहे थे। वो बस इतना कह पाए कि मुझे मदद की जरूरत है। अगले दिन रसल पत्नी और सभी बच्चों को उसके मायके छोड़ाया ताकि एंड्रिया को थोड़ी मदद मिल सके और उसका ध्यान बढ़ सके। हालांकि उसी दोपहर को जब सभी बच्चे सो रहे थे और एंड्रिया के माँ बाप भी आराम कर रहे थे, उसने अपने पिता की कुछ हाई डोज वाली दवाइयां एक साथ खा ली। एंड्रिया की उस दिन शायद मौत ही हो जाती, लेकिन वक्त रहते उसकी माँ ने उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। उसका इलाज चला और इसके तुरंत बाद उसे साइकियाट्रिस्ट यूनिट में शिफ्ट कर दिया गया। तब तक डॉक्टर्स जानते ही नहीं थे कि असल में एंड्रिया को क्या बीमारी है और उसके दिमाग ने उसे ऐसा करने के लिए क्यों कहा होगा। इसलिए इस घटना के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि ये डिप्रेशन के ही लक्षण हैं। हालांकि हॉस्पिटल में रहने के दौरान एंड्रिया को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ था। उसने कहा था कि उसे अपने परिवार के लिए जीना है और वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती है। तो एंड्रिया के दिमाग का इलाज चलने लगा। वो कुछ टाइम एडमिट रही। वहां रहकर उसने थेरेपी ली और लगातार डॉक्टर्स की निगरानी में रही। कुछ एक महीने बाद वो घर लौट आई। हालांकि उसकी दवाएं चलती ही रही। डॉक्टर्स ने कहा था कि अपनी सारी दवाएं वो टाइम पर लेती रहे, वरना दिक्कतें बढ़ सकती हैं। रसल और एंड्रिया की लाइफ वापस ट्रैक पर आने लगी थी। कम से कम रसल को तो ऐसा ही लग रहा था। लेकिन एंड्रिया का दिमाग दिन पर दिन और खराब होता जा रहा था। रसल को पता भी नहीं चला और एंड्रिया अपनी दवाएं लेना बंद कर चुकी थी। इतना सीवियर डिप्रेशन और उसकी दवाएं इस तरह बीच में बंद करना, इसका उसके दिमाग पर और ज्यादा खराब असर पड़ा और एक दिन फिर से एंड्रिया ने अपनी जान देने की कोशिश की। हालांकि उस दिन भी किस्मत से रसल घर पर मौजूद था। रसल तुरंत उसे एक बार फिर हॉस्पिटल ले गया। यहाँ एंड्रिया ने डॉक्टर्स को बताया कि उसे हमेशा हर वक्त ऐसा लगता रहता है कि कोई आवाज उससे कुछ गलत करने को कह रही है, किसी की जान लेने को कह रही है। एंड्रिया का कहना था कि कहीं उसी के हाथ से कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए वो खुद के साथ ऐसा करना चाह रही थी। वो किसी और को नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। एंड्रिया ने कहा कि एक आवाज ने ही उससे उस दिन वो चाकू उठाने के लिए भी कहा था,
और फिर किसी की जान लेने के लिए कह रही थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अभी तक सीवियर डिप्रेशन का केस लग रहा एंड्रिया का ये मामला दरअसल अब डॉक्टर्स को समझ आने लगा था। सामने आया कि उसे पोस्टपार्टम साइकोसिस है। पोस्टपार्टम साइकोसिस एक ऐसी दिमागी बीमारी जो अक्सर बच्चे को जन्म देने के बाद किसी भी माँ को हो सकती है, यानी डिलीवरी के बाद। इस मानसिक बीमारी के कारण इंसान को जबरदस्त कंफ्यूजन होती है। इस कदर के वहम होने लगते हैं कि इंसान समझ ही ना पाए कि असली क्या है और नकली क्या, सच क्या है और झूठ क्या। डॉक्टर्स ने जाना कि एंड्रिया की हालत बहुत ज्यादा खराब है और आने वाले दिनों में वो कुछ और गलत और भयानक कर सकती है। इसलिए इलाज एक बार फिर शुरू हुआ। डॉक्टर्स चाहते थे कि एंड्रिया को शॉक थेरेपी दी जाए, लेकिन ना ही वो खुद और ना ही रसल इस थेरेपी के लिए माने। तो एक नई और हैवी डोज के साथ एंड्रिया का इलाज फिर से शुरू हुआ। अच्छी बात ये थी कि तुरंत उसने असर करना भी शुरू कर दिया था। अगले 3 हफ्ते एंड्रिया हॉस्पिटल में रही और उसका इलाज चलता रहा। 3 हफ्ते बाद जब वो घर लौटी तो रसल ने सभी बच्चों का स्कूल छुड़वा दिया था। उसका मानना था कि स्कूल जाकर उसके बच्चे गलत आदतों में पड़ सकते हैं। उसने एंड्रिया से कहा कि वो बच्चों को घर पर ही पढ़ाए, यानी उन्हें होम स्कूलिंग दे। एक और बोझ अब एंड्रिया के कंधों पर था। रसल ने इस दौरान पत्नी और बच्चों के लिए बाइबल क्लास लेने का भी इंतजाम कर दिया था, ताकि सभी लोग धर्म से जुड़े रहें। कुछ वक्त बीता, एंड्रिया सब कुछ संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिन पर दिन कमजोर होती जा रही थी। इसी दौरान एक रोज अचानक एंड्रिया और रसल ने डॉक्टर्स से कहा कि वो एंड्रिया की दवाएं बंद करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें एक और बच्चा चाहिए। जाहिर तौर पर डॉक्टर्स ये सुनकर हैरान थे। उन्होंने इसके लिए साफ मना किया और दोनों को ही चेतावनी देते हुए कहा कि एक और प्रेगनेंसी और एक और बच्चा एंड्रिया की कंडीशन को और ज्यादा बिगाड़ देगा। जिस कारण उसे पोस्टपार्टम साइकोसिस हुआ था, एक बार फिर रसल उसी कारण की तरफ एंड्रिया को ले जा रहा था। लेकिन डॉक्टर्स के मना करने के बावजूद दोनों ही नहीं माने। एंड्रिया ने दवाएं बंद की और 2020 में वो फिर से प्रेग्नेंट हो गई। इसी साल एंड्रिया को एक और धक्का लगा। उसके पिता की मौत हो गई। हमेशा से सबको खुश रखने वाली, एक अच्छी बेटी बनने की कोशिश करने वाली एंड्रिया को पिता के जाने का बहुत बड़ा सदमा लगा। उसे ये भी अपनी ही गलती लगने लगी थी। तो पिता की मौत के गम से उबर रही एंड्रिया ने कुछ महीनों बाद एक बेटी को जन्म दिया। 4 बेटों के बाद पैदा हुई ये बेटी उसके लिए बहुत खास थी। लेकिन पिता की मौत ने एक बार फिर उसके दिमाग पर बहुत ही बुरा असर डाला था। पहले ही दिमागी तौर पर परेशान और बीमार चल रही एंड्रिया के लिए जैसे ये एक आखिरी धक्का था। हालात ये हो गए थे कि बेटी मैरी के पैदा होने के कुछ टाइम बाद ही उसने खाना पीना बोलना सब कुछ छोड़ दिया था। एक बार फिर एंड्रिया की बिगड़ती हालत को देखने के बाद रसल उसे हॉस्पिटल ले गया। एक बार फिर उसका इलाज चलना शुरू हुआ। इस दौरान रसल की माँ बच्चों को देखने लगी, उनका ख्याल रखने लगी। 1 से 1.5 हफ्ते के बाद एंड्रिया घर लौटी, फिर से दवाएं लेने लगी थी। लेकिन इतनी बार दवाएं लेना बंद करना उसकी दिमागी हालत सिर्फ और सिर्फ बिगाड़ रहा था और कुछ भी नहीं। उसने एक भी बार ठीक तरह से अपनी दवाओं का कोर्स पूरा नहीं किया था। वो बहुत ज्यादा सीक्रेटिव भी हो गई थी। कभी किसी से नहीं कहती थी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। जिसके बाद आखिरकार वो तारीख आई, वो घड़ी आई जिस दिन उसने अपने हाथ से सब कुछ खत्म कर दिया। 20 जून 2001। एंड्रिया ने रसल के ऑफिस जाने का इंतजार किया। उसके बाद अपने बाथरूम में जाकर बाथटब को पानी से भर दिया। उसने पहले 2 साल के लूक को, फिर 3 साल के पॉल को, फिर 5 साल के जॉन को उसमें डुबो दिया। हर एक बच्चे को डुबोने के बाद वो उसे अपने बिस्तर पर अच्छे से रखती थी। अगला नंबर 6 महीने की मैरी का था। एंड्रिया का बड़ा बेटा नोआ अपनी माँ को ये सब कुछ करते देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था।
लेकिन जैसे ही एंड्रिया ने मैरी को गोद में उठाया तो उसने अपनी माँ को रोकने की कोशिश की। उसने पूछा कि मैरी की क्या गलती है, लेकिन एंड्रिया ने किसी की भी नहीं सुनी और मैरी की भी जान ले ली। मैरी को जॉन की गोद में लेटा दिया। 7 साल का नोआ डर के मारे भागने लगा, लेकिन एंड्रिया ने उसे भी पकड़ा और आखिरकार उसकी भी जान ले ली। एक एक कर 5 बच्चे। नोआ के अलावा एंड्रिया ने सभी बच्चों को बिस्तर पर लेटा दिया था और उनके ऊपर चादर बिछा दी थी। इसके बाद उसने खुद ही पुलिस को फोन किया और आकर उसे अरेस्ट करने को कहा। ये मामला आग की तरह पूरे अमेरिका में फैल गया। लोगों को लगने लगा था कि एंड्रिया कोई साइकोपैथ थी जिसने अपने बच्चों के साथ ऐसा किया। लोगों को एंड्रिया से नफरत होने लगी थी। लोग सोच में थे कि कोई माँ भला अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन जब इस मामले में सुनवाई शुरू हुई तब जाकर एंड्रिया के दिमाग का सही तरीके से दुनिया को पता चल पाया। सामने आया कि पहले बेटे के जन्म के बाद से ही उसकी दिमागी हालत खराब हो गई थी। उसे लगने लगा था कि उसके अंदर कोई शैतान है जो उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। एंड्रिया को लगता था कि वो एक अच्छी माँ भी नहीं है और अपने बच्चों को अच्छी परवरिश नहीं दे पा रही है, जिस कारण वो बड़े होकर बहुत ही खराब इंसान बनेंगी। उसे लगता था कि उसके सिर पर 666 यानी शैतान का नंबर लिखा हुआ है और इसीलिए उसके अंदर शैतान बैठा रहता है। एंड्रिया की दिमागी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसे इस बात का विश्वास हो चला था कि अगर वो 5 को मार देगी तो वो सब स्वर्ग चले जाएंगे और शैतान उनका कभी कुछ नहीं कर पाएगा। उसने 6 महीने की मैरी को भी जॉन के पास इसीलिए लेटा दिया था क्योंकि वो एक बहुत अच्छा भाई था और उसे लगता था कि अगले जन्म में वो उसकी वहां भी रक्षा करेगा। एंड्रिया मानने लगी थी कि अपने बच्चों के साथ ऐसा करने के बाद उसे मौत की सजा सुनाई जाएगी, जिसके बाद वो तो मरेगी ही, लेकिन साथ में वो शैतान भी मर जाएगा। जरा सोचिए, जिस शख्स के दिमाग में ऐसे ख्याल आ रहे हों, क्या उसे बच्चों के साथ रखा जाना चाहिए था? क्या उसका सही से इलाज नहीं होना चाहिए था? लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। रसल ने सब कुछ जानते हुए भी एंड्रिया को बार बार प्रेग्नेंट किया और हर बच्चे के जन्म के साथ वो और पागल होती चली गई। इस मामले के अमेरिका में 2 ट्रायल हुए थे। पहले में एंड्रिया को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन 2005 में ये फैसला पलट दिया गया। एंड्रिया को जेल की जगह मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। माना गया कि एंड्रिया की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए वो कोई क्रिमिनल नहीं है। कई लोग मानते हैं कि इसमें बराबर का दोषी उसका पति रसल भी था। उसने अपनी बीवी की मेंटल और फिजिकल हेल्थ का कभी ध्यान नहीं रखा और उसे बच्चे पैदा करने वाली एक मशीन की तरह ट्रीट करता रहा। इस मामले के खुलने के बाद भी रसल तमाम मीडिया इंटरव्यूज में मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया, सभी से हंसकर बातें किया करता था। हालांकि रसल ने कभी एंड्रिया को कभी किसी चीज का दोषी नहीं ठहराया। वो कहता था कि दोष तो एंड्रिया की बीमारी का था, उसका नहीं। रसल ने 2005 में एंड्रिया को तलाक दे दिया था और दूसरी शादी कर ली थी। हालांकि कुछ टाइम बाद रसल की दूसरी शादी भी टूट गई और उसका तलाक हो गया। बताया जाता है कि एंड्रिया आज भी रसल से बातचीत करती रहती है। वो पिछले 18 सालों से उसी मेंटल इंस्टीट्यूशन में है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो अब ठीक हो गई है, लेकिन वहां से बाहर नहीं आना चाहती। वो रोज अपने बच्चों की तस्वीरें देखती है, उनके बचपन के वीडियोस देखती है। हॉस्पिटल में रहकर वो ग्रीटिंग कार्ड और क्राफ्ट की चीजें बनाती है और उन्हें बेचकर वो पैसा एक फाउंडेशन को भेजती है जो उन औरतों की मदद करता है जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन या साइकोसिस से जूझ रही हैं। एंड्रिया अब तक 2 से 3 बार उस हॉस्पिटल से आने के लिए मना कर चुकी है। शायद बाहर की दुनिया के लिए एंड्रिया खुद को तैयार नहीं मानती है। वो अपनी फाइल्स तक कोर्ट नहीं भेजती है। शायद एंड्रिया आज भी अपने आप को माफ नहीं कर पाई है। इस पूरे केस को लेकर आप क्या कहेंगे? पोस्टपार्टम डिप्रेशन और पोस्टपार्टम साइकोसिस के बारे में क्या आप जानते हैं? क्या इससे पहले आपने ये सुना था?
जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारा चैनल डार्क टेल्स, जहां हम आए दिन आपके लिए लेकर आते हैं कुछ खास तो कुछ बेहद खौफनाक क्राइम स्टोरीज।